हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका शीर्षक है ऊष्मा। इस चैप्टर में हम लोग ऊष्मा और ताप से संबंधित सभी तथ्यों को पूरे व्याख्या के साथ जानने वाले हैं, पूरे सीईआरटी लेवल पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। अगर आप क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 3 उल्टाइएगा तो पहला पेज से जो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा? ताप मापना। तो ताप को हम कैसे मापेंगे? ठीक है, क्या कह रहा है? किसी वस्तु की गर्मी या जिसे हम लोग क्या कहते हैं उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु की अगर हमको उष्णता मापना है, उष्णता का मतलब क्या हो गया? गर्मी मापना है। ठीक है, तो उसका जो सबसे विश्वसनीय माप है, अगर हम उसके ताप को माप ले तो उसकी उसकी जो उष्णता है उसकी हम माप कर सकते हैं। क्या करा है यहाँ पे? देखिए, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति या यंत्र को हम लोग ताप मापी या फिर क्या कहते हैं थर्मामीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया एग्जाम में कि ताप मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? थर्मामीटर। ठीक है, हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। नहीं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, मतलब तापमान बढ़ जाए, जैसे किसी को बुखार आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका तापमान बढ़ जाता है। इसके लिए हम लोग किस किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग करते हैं? तो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। घरों में भी बुखार मापने के लिए थर्मामीटर या जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं तापमापी रखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर का औसत ताप 37 डिग्री सेल्सियस से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, क्या है? देखिए, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो औसत ताप होता है वह या तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद फिर देखिए क्या है, आगे क्या कह रहा है? डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में हम लोग थोड़ा-सा जानेंगे। कह रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की काँच की नली होती है। इसके एक सिरे पर जो है क्या लगा होता है? बल्ब लगा होता है। ठीक है, और बल्ब में क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है। गर्म होने पर बल्ब का पारा बारीक नली की ओर फैल जाता है। यह एक पतली चमकीली धारी के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, फिर है देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? यदि धारा ठीक से दिखाई न देती हो तो थोड़ा घुमाने से ये दिखने लगता है। अगर मान लो इसमें जो पारा रहता है अगर नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसे थोड़ा ऐसे घुमाएँगे तो ये दिख जाएगा। थर्मामीटर पर हमें ताप मापने का मापक्रम स्केल भी दिखाई देता है। ठीक है, देखिए फिर क्या है? उपयोग किए जाने वाला यह स्केल सेल्सियस मतलब सेल्सियस जिसका संकेत क्या होता है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री सी तथा फ़ारेनहाइट जिसका संकेत क्या होता है? डिग्री एफ में होता है, ये दिया होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक या 94 डिग्री एफ से 108 डिग्री तक ही हम माप सकते हैं। देखिए, ये है डॉक्टरी थर्मामीटर जिसका फिगर यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर है। इसी प्रकार से हम लोग घरों में बुखार मापने के लिए जो यंत्र होता है, इसी प्रकार का यंत्र होता है। ठीक है, ये देखिए पूरा काँच है। ये जो ब्लैक-ब्लैक है ये क्या है? पारा है। ठीक है, यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते आगे। क्या थर्मामीटर के उपयोग की आवश्यक सावधानियाँ। तो अगर हम मान लीजिए थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं, हमें किस प्रकार की सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बुखार चेक करना या फिर तापमान चेक करने के लिए हम सबसे पहले थर्मामीटर में क्या करेंगे? उपयोग करने से पूर्व अच्छी तरह धो लीजिए। इसे हम लोग क्या करेंगे? पहले पानी में डालेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से धो लेंगे। निश्चित कर लीजिए कि पारा 37 डिग्री सी या 94 डिग्री एफ से नीचे है। हमें यह भी देखना है, अगर सेल्सियस में देखना है तो वो क्या होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, या अगर फ़ारेनहाइट में देख रहे हैं तो वो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर पढ़ते समय केस नली आँख के सामने होना चाहिए। ठीक है? थर्मामीटर पढ़ेंगे अगर वो जो ब्लैक कलर का मैंने दिखाया था यहाँ पर, ठीक है? ये देखिए, ये जो होता है पूरे, नहीं, वो क्या होना चाहिए यहाँ पर देख लीजिए, आँख के बिल्कुल क्या होना चाहिए? सामने होना चाहिए। इसके बाद क्या है? उपयोग करने के क्रम में कठोर वस्तु से टकराने पर ये टूट सकती है। तो हमें यह याद रखना होगा कि इसे जो है कठोर व्यक्ति से नहीं नहीं टकराएँ। इसके बाद है उपयोग करते समय बल्ब को मत पकड़िए और उपयोग करते समय जो है कोशिश करें कि बल्ब को नहीं पकड़े। इसमें देखिए सावधानी है। सावधानी देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे किसी अन्य वस्तु का ताप मापने का प्रयास करने अथवा आग के समीप ले जाने से यह क्या होता है? टूट सकता है। ठीक है? अब इसी में आता है प्रयोगशाला तापमापी। ये क्या होता है? उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रयोगशाला में ताप मापने के लिए लाए जाने वाले तापमापी को प्रयोगशाला थर्मामीटर या लैब थर्मामीटर कहते हैं।
इस थर्मामीटर का परिसर जो है कितना होता है 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी होता है। ठीक है, तो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो प्रास होता है वह कितना था 37 डिग्री से 37 डिग्री था या फिर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट था। लेकिन इसका जो है परिसर जो है कितना है देखिए 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी है। तो ये डिफरेंट है। ये क्या है प्रयोगशाला तापमापी है। ठीक है, वह क्या पढ़ रहे थे डॉक्टरी तापमापी, जिसे हम लोग बुखार मापते हैं। इसमें इसका परिसर कितना होता है देखिए 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है देखिए प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग में सावधानियां। इसमें भी हम लोग को उपयोग करने के लिए सावधानियां बरतनी होगी। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं। इसको हम लोग क्या रखेंगे ऊर्ध्वाधर रखेंगे, बिल्कुल सीधे। ठीक है, तापमापी का बल्ब उस तरल अथवा जल से पूरी तरह से घिरा हो जिसका ताप मापना है, उसे जल से घिरा होना चाहिए। अब बल्ब बर्तन की दीवारों को नहीं छूना चाहिए, लेकिन बल्ब जो बर्तन है उसको नहीं छूना चाहिए। ठीक है, इसमें भी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको हम लोग को याद रखना होगा। तापमापी के बल्ब को गर्म जल में डुबाइए और पारे के जल के स्थिर हो जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। तल स्थिर हो जाने पर पाठ्यांक नोट कीजिए। तापमापी को जल से धीरे-धीरे बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आप देखेंगे कि तापमापी को जब जल से बाहर निकाल लेते हैं, तो पारे का तल धीरे-धीरे नीचे आने लगता है। ठीक है? इसका अर्थ यह है कि प्रयोगशाला तापमापी का पाठ्यांक तभी नोट किया जाना चाहिए जब उस वस्तु में रखा हुआ है, नहीं जिसका ताप मापना है। तो जिसका ताप मापना है हमें उसी वस्तु में रखना होगा। एक और पॉइंट है यहाँ पर, विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न तापमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है? देखिए, क्या करा है कि मौसम विभाग जो है, न्यूनतम तथा अधिकतम ताप मापने वाले तापमापी का उपयोग किया जाता है। मतलब मौसम विभाग जो है, वो भी अलग तापमापी का उपयोग करते हैं। उसका जो है मौसम विभाग क्या करता है, न्यूनतम से न्यूनतम ताप को माप लेता है और अधिकतम से अधिकतम ताप को माप लेता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है देखिए ऊष्मा का स्थानांतरण। तो चलिए ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? देखिए ऊष्मा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में की जाती है, अर्थात ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो क्वेश्चन आए कि ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ होता है? तो जो गर्म वस्तु होगा, ठीक है? उससे जो है ठंडी वस्तु को ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ऊष्मा लौ के निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है। ठीक है? अब इसी में एक और पॉइंट है चालन। चालन क्या होता है? तो वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। ठीक है? अगर ऊष्मा मान लीजिए गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चालन कहेंगे। इसी में है ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण प्रायः चालन प्रक्रम द्वारा होता है। ठीक है? फिर देखिए क्या है? चालक। तो जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देते हैं, उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया आदि। नहीं, मानव का शरीर भी चालक पदार्थ होता है। ठीक है? चलिए, कुचालक के बारे में समझेंगे हम लोग। तो जो पदार्थ ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से नहीं जाने देते, उसे क्या कहते हैं? कुचालक। जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, तो ये सब क्या है? कुचालक है। ऊष्मा के कुचालक को ऊष्मारोधी भी कहते हैं। अगर कहा जाए ऊष्मारोधी के बारे में, तो जो कुचालक पदार्थ होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मारोधी भी कहते हैं। ठीक है? अब इसी में एक और पॉइंट आ जाता है संवहन। देखिए ये क्या होता है? जब हम जल को गर्म करते हैं, तो लौ के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका स्थल लेने के लिए आ जाता है। ठीक है? फिर क्या करा देखिए फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक फुलस का सारा जल गर्म ना हो जाए। तो ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। ठीक है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चालन जो होता है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो जब मान लीजिए हम पानी को आग पर चढ़ाएँ, तो जहाँ लौ होगा, वहाँ का जल जल्द गर्म होगा। तो गर्म होगा तो क्या होगा? श्वास बन करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ उस जगह से वो हट जाएगा। अब वो उस जगह से हटेगा, तो जो जो ठंडी जल है, वह उस स्थान पर आएगा। ये तब तक चलते रहेगा जब तक पूरा जल गर्म ना हो जाए। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी में आता है देखिएगा थल समीर और समुद्री समीर। ये क्या होता है? तो जानेंगे हम इसको। ये एससीईआरटी की बुक में दिया है। देखिए, क्या तटीय क्षेत्रों जैसे मान लीजिए समुद्र के किनारे के लोग प्रतिदिन एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। देखिए क्या मनोरंजक होता है उसके बारे में समझेंगे। क्या कर रहा है? दिन के समय स्थल या धरती जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। तो स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है। अतः शाम को समुद्र की ओर से जोर की हवाएं चलती है। नहीं, देखिए फिर क्या करा है? चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म हवा ऊपर से समुद्र की ओर बढ़ जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली हवा को समुद्री समीर कहते हैं। तो जो समुद्र की ओर से जो हवा आती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? समुद्री समीर। देखिए फिर क्या करा है? समुद्री समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां
समुद्र की ओर बनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि जो समुद्र किनारे घर होते हैं उसकी जो खिड़कियां हैं समुद्र की ओर क्यों बनाए जाते हैं, तो समीर का मतलब समुद्र से जो ठंडी हवा आती है, ठीक है, उसका लाभ उठाने के लिए। जैसे देख सकते हैं आप इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये घर है, ठीक है, ये घर है, ये सारी खिड़कियां हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, खिड़कियां हैं या फिर दरवाजे हैं। इसका जो मुख है किस ओर है, तो ये समुद्र है, देखिए समुद्र, यहाँ से हवा चल रही है किसकी ओर, घर की ओर, तो इधर दिया गया है, ठीक है, ताकि समुद्री का लाभ उठाया जा सके। इसी में आता है देखिए थल समीर, तो ये क्या होता है रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए सुबह तक स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, यह थल क्या होता है, यह जो है क्या कहलाता है, थल समीर कहलाता है। लेकिन सेम प्रोसेस सुबह के समय उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो देखिए ये अब क्या होता है, इधर से जितना वायु है कहाँ जाता है, समुद्र की ओर, तो ये क्या कहलाता है, थल समीर कहलाता है, ठीक है। अब नोट देखिए, पॉइंट है, इन दोनों प्रकार के समीर का कारण संवहन ही है। क्या है इन दोनों प्रकार का कारण, संवहन ही है। जहाँ पे हवा गर्म होता है तो वहां से क्या होता है, हवा आगे बढ़ जाता है और ठंडी हवा उस स्थान को भरने का कोशिश करता है, तो यह क्या है, संवहन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विकिरण के बारे में, तो विकिरण क्या होता है, देखिए किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं, विकिरण। जैसे सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म रहता है, ठीक है। यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। वायु ऊष्मारोधी है, अतः सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आने का एक अन्य प्रक्रम क्या है, विकिरण है, ठीक है। देखिए विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम हो या न हो विकिरण द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे अंगीठी हीटर चूल्हे के पास यदि हम बैठते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं, या ऊष्मा हमें विकिरण द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। फिर क्या है देखिए, विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए आवश्यक है कि अवशोषित करने वाली वस्तु निम्न ताप पर हो, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, देखिए सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र, हम गर्मियों में सूती और हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और जाड़ों में ऊनी तथा गहरे रंग का वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। सफेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिकांश ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह होता है, ठीक है, ये लगता है जो भी हो। फिर क्या करा, देखिए सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ऊन उष्मारोधी होता है, इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच वायु रहता है जो हमारे शरीर से उष्मा को परिवेश में विकृत होने से रोकता है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है, ठीक है। फिर क्या करा, देखिए अधिक सर्दी में हम एक मोटे कंबल की जगह दो अपेक्षाकृत पतले कंबल को एक के ऊपर दूसरे के को डालकर ओढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि दोनों कंबलों के बीच वायु की परत है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा चैप्टर काफी डिटेल्स के साथ पढ़ा, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। इससे एक अगर क्वेश्चन आ जाए तो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे क्या करा है, देखिए ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट करें। तो ऊष्मा चालक क्या होता है, तो ऊष्मा चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से प्रवाहित होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे ऊष्मारोधी की, तो ऊष्मारोधी ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, पढ़िए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य में बनावट को बताइए। तो देखिए क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी बारीक तथा सामान्य व्यास की कांच की नली होती है, जिसमें एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा रहता है, बल्ब गर्म होने पर पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, नली का स्केल बना होता है, यह स्केल 0 डिग्री सी या एफ इकाइयों में होता है, निम्न बिंदु पर कितना होता है, निम्न बिंदु पर यह कितना होता है, 35 डिग्री सी, ठीक है। और बात करें अगर उच्च बिंदुओं पर तो ये कितना होता है, 42 डिग्री सी। और या फिर अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 94 डिग्री एफ से लेकर के कहाँ तक होता है, 108 डिग्री एफ तक चिन्हित रहता है। इससे मानव का ताप या मान जिसको हम लोग बुखार कहते हैं मापा जाता है, ठीक है। बात करेंगे अगर प्रयोगशाला मापी की, तो ये क्या होता है, प्रयोगशाला ताप मापी की, तो प्रयोगशाला थर्मामीटर की बनावट डॉक्टर थर्मामीटर के समान है, नहीं सिर्फ स्केल में अंतर रहता है। इसका स्केल डिग्री सी में अंकित रहता है, निम्न बिंदु होता है 10 डिग्री सी और उच्च बिंदु कितना होता है 110 डिग्री सी, मतलब अंकित रहता है। जब तक पारा स्थिर ना हो जाए तब तक जो है थर्मामीटर को सीधे स्थिर रखना चाहिए, यहाँ पे थर्मामीटर होगा, ठीक है, थर्मामीटर तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्यों, इसका क्या कारण है। अभी हम लोग कंबल के बारे में पढ़े थे, वही इसका आंसर होगा। क्या सर्दियों में हमारा शरीर गर्म रहता है, वातावरण के ताप से शरीर का ताप बाहर न जाए इसके लिए मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं, फिर भी ठंड लगती है, लेकिन जब 2-3 समान मोटाई के कपड़ा पहनते हैं
तो 2 कपड़ों के बीच हवा होती है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। अतः हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं जाता और हमें ठंड नहीं लगता। ठीक है? अब यहाँ पर क्या है देखिए, कह रहा है गर्म क्या है देखिए, कह रहा है गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। उजला रंग के कारण मतलब घर जो है कम गर्म होते हैं। क्योंकि उजला रंग अधिकतम ऊष्मीय विकिरण को क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं। ठीक है? ठीक है? तो फिर क्या कर रहा है? ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित होने से घर जो है कम गर्म होता है। हमें आराम मिलता है, इसलिए यह गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि मिलान प्रश्न है। क्या कर रहा है? कॉलम क से कॉलम ख के शब्दों का मिलान कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर मिलान करते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर? गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो गहरे रंग के कपड़े हम लोग कब पसंद करते हैं? सर्दियों में पसंद करते हैं। पढ़े हैं हम लोग। समुद्री समीर बहने का क्या कारण है? तो समुद्री समीर बहने का जो कारण है समय है। तो कब बहता है समुद्री समीर? पढ़े हैं रात में। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है। तो हल्के रंग का कपड़ा कब हम लोग पहनते हैं बताइए? तो हल्के रंग का कपड़ा हम लोग गर्मियों में पहनते हैं। और थल समीर चलने का समय कब होता है? तो दिन में होता है। इस प्रकार से हम लोगोों ने मिलान का प्रश्न देखा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी दिया गया है। ठीक है? आप लोग उसे भी देख सकते हैं। फिर क्या है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएँ। कह रहा है 1 लीटर जल जिसका ताप 0 डिग्री सी हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री हो, को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 10 डिग्री सी से 40 डिग्री सी। ठीक है? इसका आंसर हो जाएगा गौ। क्या हो जाएगा देखिएगा? तो गौ हो जाएगा इसका। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? तो चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा। चालन के कारण गर्म हो जाएगा। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, बर्फ में लकड़ी का अगर चम्मच डालें तो लकड़ी क्या होता है? कुचालक होता है। तो कुचालक होने के कारण इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि इसमें ना विकिरण होगा, विकिरण तो नहीं होगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद है 20 डिग्री सी ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सी ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने पर क्या होगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों का तापमान यहाँ पर क्या है? सेम है। ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरे डिटेल्स के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ जो है खत्म किया। जय हिंद।